हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका फिज़िक्स बाय टॉपर्स में। मैं हूँ चित्रा और आज हम स्टडी करेंगे डिफ्रैक्शन बाय सर्कुलर डिस्क का सेकंड पार्ट। तो हम लोगों का टॉपिक है डिफ्रैक्शन बाय सर्कुलर डिस्क। इसको हम कह सकते हैं वृत्ताकार चकती द्वारा विवर्तन। तो वृत्ताकार चकती जो है हमारे पास में एक अवरोध की तरह से काम करेगी, एक ऑब्स्टिकल की तरह से काम करेगी। यहाँ पर हमने क्या किया, मैं एक बार आपको वापस से रिपीट कर देती हूँ डायग्राम को। हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक लाइट सोर्स एस ले लिया है ना, और ये लाइट सोर्स एस जो है इससे निकलने वाला जो तरंगाग्र है ये है मेरे पास में डब्ल्यू डैश। इसको मैंने नामांकित भी कर दिया और यहाँ पर मैंने इसके मार्ग में यहाँ मैंने एक स्लिट को एक सर्कुलर डिस्क को रख दिया है ना। यहाँ मैंने किसको रख दिया, एक सर्कुलर डिस्क को रख दिया। अब ये जो सर्कुलर डिस्क है, इस सर्कुलर डिस्क से फाइनाइट डिस्टेंस पे मैंने यहाँ पर एक स्क्रीन को रखा और इस स्क्रीन पर जो इस सर्कुलर डिस्क का अक्ष था, जैसे अक्ष कौन सा, जैसे सपोज किया ये मेरे पास में एक सर्कुलर डिस्क है ना, तो इस सर्कुलर डिस्क ये अवरोध की तरह से काम करेगी है ना। तो इसका जो सेंटर पॉइंट है इससे निकलने वाला बनेगा इसका अक्ष है ना। तो ये अपने पास में ऐसा ही है, ये लाइट सोर्स है, ये अपने पास में पहले एक लाइट सोर्स आया, उससे निकलने वाले ये तरंगाग्र है। इसके आगे हमने स्लिट को रख दी, इस डिस्क को रख दिया है, ये डिस्क रखी हुई है ना। तो इस डिस्क के यहाँ से लाइट बैंड करेगी, इधर से लाइट बैंड करेगी, यहाँ से लाइट बैंड करेगी, यहाँ से लाइट बैंड करेगी, मतलब इसके सभी किनारों से क्या है, लाइट बैंड करेगी। और बैंड होने की वजह से क्या होगा हमें कि यहाँ जो इसका परिछाया क्षेत्र है, पर्दे पर स्थित सर्कुलर डिस्क का जो परिछाया क्षेत्र बनेगा, एक मिनट देखिए, यहाँ इसका परिछाया क्षेत्र कौन सा बनेगा, जैसे सर्कुलर डिस्क जो है वो यहाँ जा रही है, तो एक पॉइंट तो हमें पर्दे पर मिलेगा यहाँ, और दूसरा पॉइंट हमें मिलेगा कहाँ पर, जैसे मैंने इसको यहाँ मिला दिया, तो एक पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ, इसको मैंने नेम दे दिया सी और डी। तो सी डी के बीच में जो अपने पास में सर्कुलर डिस्क का परिछाया क्षेत्र है, इस परिछाया क्षेत्र में क्या होता है कि किरणें यहाँ से बैंड होकर के प्रवेश कर जाती हैं है ना, यहाँ से बैंड होकर के और यहाँ से बैंड होकर के। इसको आप 3D में इमेजिन करो, ये ऐसे रखी हुई है, तो लाइट यहाँ से भी बैंड हुई, इधर से भी बैंड हुई, ऊपर से भी बैंड हुई, नीचे से भी बैंड हुई। तो यहाँ सब जगह से लाइट बैंड होकर के क्या करती है कि पर्दे पर स्थित जो परिछाया क्षेत्र है उसमें जितने भी तरंगाग्र हैं वो आपस में अध्यारोपित होते हैं और उनमें व्यतिकरण होता है, जिससे हमें यहाँ पर क्या होता है, ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं, एक प्रकार का डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये स्टडी कर लिया था कि सर्कुलर डिस्क जो है उसके अक्ष पर स्थित बिंदु P जो है उस पर हमेशा हमें कैसा मिलेगा, दीप्त मिलेगा, प्रकाश की कुछ ना कुछ तीव्रता जरूर मिलेगी, क्योंकि क्या होगा, लाइट जो है वो इस वृत्ताकार चकती के किनारों से बैंड होगी और बैंड होकर के जो इसका पर्दे पर स्थित ये जो परिछाया क्षेत्र है, ये जो इसका शेडो रीजन है, इसमें प्रवेश कर जाएगी और इस वजह से हमें बिंदु P पर हमेशा दीप्त मिलेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमारा टॉपिक है कि ये जो अपने पास में इसका परिछाया क्षेत्र है, चकती का जो परिछाया क्षेत्र है, जो शेडो एरिया है, इसके किसी भी नॉन एक्सियल पॉइंट पे अनाक्षीय बिंदु पर हमें प्रकाश की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो उसको ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, इसको मैं हटा देती हूँ। देखिए, उसको ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, मैंने यहाँ पर ले लिया एक P1 पॉइंट। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा, जब भी हमें प्रकाश की तीव्रता का मान ज्ञात करना हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें पॉइंट दिया हुआ है उसको लाइट सोर्स S से मिलाते हैं। तो हमने क्या किया, P1 पॉइंट को किससे मिलाया, यहाँ लाइट सोर्स S से मिलाया। जब हमने P1 पॉइंट को S से मिलाया तो सपोज़ किया इसने कहाँ कट किया, O1 पॉइंट पर कट किया। तो O1 पॉइंट क्या है, P1 के रेस्पेक्ट में, P1 के रेस्पेक्ट में O1 पॉइंट ये तरंगाग्र डब्ल्यू डैश का क्या है, ध्रुव है ना, ध्रुव है। जब भी हम किसी भी तरंगाग्र को अर्धावर्ती कटिबंध में डिवाइड करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सेंटर पॉइंट होना चाहिए, एक ध्रुव होना चाहिए, जिसके रेस्पेक्ट में उनको हम अर्धावर्ती कटिबंध में विभाजित करेंगे। तो ये अपने पास में P1 पॉइंट के रेस्पेक्ट में O1 जो है ये ध्रुव आ गया। अब हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर P1 पॉइंट पर जो तीव्रता पहुँचेगी उसके लिए, जैसे अगर मेरे पास में ये सर्कुलर डिस्क है
है ना, ये सर्कुलर डिस्क है। तो P1 पॉइंट पर जो प्रकाश पहुंचेगा वो किससे पहुंचेगा, पहले तो आने वाले प्रकाश को, ये यहाँ से यहाँ तक के प्रकाश को तो सर्कुलर डिस्क ढक लेगी, है ना, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक के प्रकाश को सर्कुलर डिस्क जो है वो क्या करेगी, रोक लेगी, ढक लेगी, है ना, यहाँ तक कवर कर लेगी। अब मेरे पास में जो आने वाला प्रकाश है वो किस तरंगाग्र की वजह से होगा, एक तो WA और दूसरा W'B। इन दोनों लाइट की वजह से क्या होगा, ये लाइट जो है ये यहाँ से बैंड होगी और बैंड होकर के कहाँ पहुँचेगी, P1 पॉइंट पर पहुँचेगी। तो इसका मतलब P1 पॉइंट पर जो तरंगे पहुँचेंगी, जो प्रकाश की किरणें पहुँचेंगी, वो क्या ट्रैवल करेंगी, वो यहाँ से बैंड होंगी A पॉइंट से और वो AP1 ट्रैवल करेंगी, है ना। जो किरणें यहाँ इस किनारे से बैंड होंगी वो कितना ट्रैवल करेंगी, ये W'B वाले की जो किरणें हैं वो यहाँ से बैंड होंगी और कितना ट्रैवल करेंगी, वो ट्रैवल करेंगी कितना, BP1, है ना, कितना ट्रैवल करेंगी, BP1। इसका मतलब मेरे पास में जो बिंदु P1 है, बिंदु P1 पर जो मिलने वाली तीव्रता है उसका मान किस पे निर्भर करेगा, उसका मान निर्भर करेगा पथांतर AP1 माइनस BP1 पे। यहाँ लिख देती हूँ मैं, किस पर निर्भर करेगा, पथांतर AP1 माइनस BP1 पर निर्भर करेगा, ठीक है। अब अगर मेरे पास में ये पथांतर AP1 माइनस BP1 कितना हो, अगर ये पथांतर AP1 माइनस BP1 कितना हो, λ/2 का गुणज हो, है ना, या हम कहें, एक बार मैं इस डायग्राम को हटा देती हूँ तो हम लोग आगे का लिखते हैं। देखिए यहाँ पर पथांतर AP1 माइनस BP1 है ना, तो ये AP1 माइनस BP1 जो पथांतर है, यदि फर्स्ट कंडीशन हमारे पास में ये किसके बराबर हो, ये 2n+1 λ/2 हो, है ना, मतलब λ/2 का गुणज हो। तो हमें पता ही है जब भी पथांतर λ/2 का गुणज होता है तो हमें कैसा मिलता है, हमें अदीप्त फ्रिंज मिलती है ना, हमें कैसा मिलता है, हमें डार्क मिलता है। और अगर मेरे पास में जो पथांतर है वो कितना हो, n λ हो, तो मुझे कैसा मिलेगा, तो मुझे दीप्त फ्रिंज मिलेगी, मतलब मुझे कैसा मिलेगा, मुझे ब्राइट मिलेगा। तो P1 पॉइंट जो है ना, अनाक्षीय बिंदु पर जो P1 पॉइंट है उस पर डिपेंड करता है कि अपने पास में ये पथांतर जो है AP1 माइनस BP1 ये कितना आता है। अगर λ/2 का गुणज आएगा तो हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी और n λ आएगा तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। हाँ देखिए, तो यहाँ पर अपने पास में ये लाइट सोर्स था S, है ना, और ये इससे निकलने वाला गोलीय तरंगाग्र ले लिया हमने W', और यहाँ हमने लगाया सर्कुलर डिस्क को, और इस सर्कुलर डिस्क की वजह से यहाँ जो पर्दा P है इस पर हमने एक पॉइंट ले लिया, अक्ष पर तो पॉइंट है P, और उसके बाद में हमारे पास में एक अनाक्षीय पॉइंट है, कौन सा, P1, और इस पर हमने प्रकाश की तीव्रता का मान ज्ञात किया। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि देखो बिंदु, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे चकती की अनाक्षीय बिंदु P1 पर तीव्रता। देखिए आप लोगों को क्या BSc में नोट्स की ज़रूरत पड़ती है ना, तो यदि आप इसको नोट डाउन करेंगे अपने रजिस्टर में तो आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाली चकती के अनाक्षीय बिंदु P1 पर तीव्रता, मतलब ये जो आपका नॉन एक्सियल पॉइंट P1 है इस पर हम तीव्रता देख रहे हैं। तो वो तीव्रता किस पर डिपेंड करेगी, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, किस पर डिपेंड करेगी, एक तो किसकी वजह से आएगी तीव्रता, किसके कारण से आएगी, एक तो तरंगाग्र का कौन सा वाला पार्ट, हाँ देखिए हाँ देखिए एक्चुअली क्या हुआ, कैमरा हो गया ऑफ और मुझे भी मालूम नहीं पड़ा, है ना। देखिए यहाँ पर अपने पास में बिंदु P पर जो तीव्रता है वो किस पर निर्भर करेगी, एक तो तरंगाग्र WA ये वाला जो पार्ट है इस पर, और उसके अलावा तरंगाग्र W'B पर ये वाला जो रिमेनिंग पार्ट है। इसके अलावा जो पार्ट है तरंगाग्र का वो तो क्या होगा, स्लिट के द्वारा ढक जाएगा, कवर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास में P1 पर जो तीव्रता है तरंगाग्र WA प्लस तरंगाग्र W'B की वजह से होगी, ठीक है।
अब हमने क्या किया, यहाँ जितना भी लाइट है, जितनी भी तरंगे हैं, वो सारी कहाँ से मुड़ करके आएंगी, ए पॉइंट से मुड़ करके आएंगी, है ना। यहाँ से मुड़ेंगी तो वो कितना ट्रैवल करेंगी, P1 ट्रैवल करेंगी। और यहाँ जितनी भी किरणें हैं वो कितना ट्रैवल करेंगे, वो यहाँ से मुड़ करके आएंगे बी पॉइंट से, वो ट्रैवल करेंगे BP1। तो हमने लिख दिया पथांतर कितना हो जाएगा, P1 पॉइंट पे पहुँचने वाली जो तरंगे हैं उनके मध्य पथांतर डेल्टा कितना हो जाएगा, AP1 माइनस BP1। तो यहाँ अपने पास में अगर ये पथांतर कितना हो, 2n+1 λ/2 हो, λ/2 का गुणज हो तो फ्रिंज कैसी मिलेगी, अदीप्त। और अगर n लैम्डा का गुणज हो, लैम्डा का गुणज हो, तो हमें फ्रिंज कैसी मिलेगी, दीप्त मिलेगी। अब अगर मैं यहाँ पर जो मेरे पास में P पॉइंट है, इससे P1 पॉइंट, इसको पूरा एक त्रिज्या लेकर के इसका पूरा एक वृत्त खींचती हूँ, तो इस परिधि के प्रत्येक बिंदु पर अगर मेरे पास में P1 पॉइंट पर अदीप्त बन रहा है, सपोज कि हमने P1 पॉइंट पर अदीप्त बन रहा है, तो ये जो जितने भी बिंदु हैं इन सभी पर कैसा मिलेगा, मुझे अदीप्त मिलेगा। और इस अदीप्त को मिलने की वजह से ये पूरा बिंदुपथ जो है वो एक पूरी अदीप्त फ्रिंज को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो जो अपने पास में अनाक्षीय बिंदु पर P1 पॉइंट है, इस पर दीप्त भी बन सकता है, इस पर अदीप्त भी बन सकता है। इसका मतलब जैसे जैसे हम सेंटर पॉइंट से, P पॉइंट से हम बाहर की तरफ जाएंगे तो मुझे यहाँ पर एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें मिलती जाएंगी। तो आपके पास में यहाँ पर जो विवर्तन प्रतिरूप है, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, इसमें भी अदीप्त और दीप्त फ्रिंजें मिलती जाती हैं। देखिए अब हम इसी में लेते हैं इसका नेक्स्ट एक स्मॉल सा टॉपिक, कि इसी प्रयोग के अंदर प्रकाशमय क्षेत्र में अनाक्षीय बिंदु पर तीव्रता, ठीक है। तो इसको समझने के लिए देखिए आप डायग्राम में, जैसे ये आपके पास में लाइट सोर्स S है, फटाफट से बना देती हूँ मैं डायग्राम को। ये है गोलीय तरंगाग्र W', और ये आपने रखा यहाँ पर एक सर्कुलर डिस्क को, और ये अपने पास में है पर्दा या स्क्रीन, ये इसकी एक्सिस पर है पॉइंट P, और यहाँ हमारे पास में ये P1 पॉइंट था जो इसके ब्राइट वाले एरिया में था। अब मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि जैसे अगर मेरे पास में स्लिट को मैं थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ अभी, है ना, तो ये अपने पास में ये जो स्लिट है ना, इस स्लिट के यहाँ तक, ये जो स्लिट का परिछाया क्षेत्र है, यहाँ तक हमें मिलेगा व्यतिकरण प्रतिरूप। और इस व्यतिकरण प्रतिरूप के बाहर ये जो प्रकाशमय क्षेत्र है, जैसे अगर सपोज किया ये मेरे पास में स्लिट है AB, और स्लिट की वजह से जो प्रकाशमय क्षेत्र है वो है CD, है ना। तो यहाँ पर इसका जो आउटर पॉइंट है, आउटर पॉइंट मैं कहीं भी ले लेती हूँ, जैसे मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, तो इस पॉइंट पर, जैसे ये जो पॉइंट है इसको हम दे देते हैं कितना, P2 ले लेते हैं, है ना। P2 पॉइंट पर मुझे प्रकाश की तीव्रता को ज्ञात करना है, प्रकाश में क्षेत्र में अनाक्षीय बिंदु पर तीव्रता। अब देखिए P2 पॉइंट पर जो तीव्रता आएगी वो किन किन पार्ट से आएगी। पहला तो अपने पास में कौन सा आएगा, WA पार्ट आएगा, है ना, और दूसरा पार्ट अपने पास में कौन सा आएगा, W'B। तो तीव्रता किसकी वजह से आएगी, एक तो आएगी अपने पास में तरंगाग्र कौन सा, WA, और दूसरा आएगी तरंगाग्र W'B की वजह से, ठीक है। अब तरंगाग्र W'B जो है वो P2 पॉइंट से कितना है, बहुत दूर है, तो उससे आने वाली तीव्रता कैसी होगी, बहुत कम होगी, नगण्य होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो ये हमारे पास में ये जो है अपने पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तरंगाग्र WA, है ना। अब हमें पता है कि जब भी हमें किसी भी बिंदु पर तीव्रता का मान ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं कि जो पॉइंट P2 है उसको हम किससे मिलाते हैं, लाइट सोर्स S से मिलाते हैं। जब भी, तो मैंने यहाँ क्या किया, P2 को लाइट सोर्स S से मिलाया, इसने कहाँ कट किया, सपोज किया हमने O2 पॉइंट पे कट कर दिया, है ना। तो ये O2 पॉइंट जो है ये तरंगाग्र W' का ध्रुव कहलाएगा। मतलब इस O2 पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये तरंगाग्र जो है इधर जितना इधर है उतना ही इस साइड में है ना। तो मतलब जैसे हम एक वृत्ताकार डिस्क लेते हैं ना, तो उसका सेंटर पॉइंट लेते हैं,
है ना, तो उस सेंटर पॉइंट के रेस्पेक्ट में पूरी डिस्क जो है वो कैसी है, सिमेट्रिक है। ऐसे ही ये गोलीय तरंगाग्र जो है, इससे P बिंदु पर पहुंचने वाली तीव्रता के लिए अगर मैंने ये ध्रुव ले लिया O2, तो इस ध्रुव के सापेक्ष जो गोलीय तरंगाग्र है वो कैसा है, एकदम सिमेट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में अब ये जो तरंगाग्र है WA, ये दो पार्ट से मिलकर के बना है, एक तो WO2 प्लस O2A। तो यहाँ पर मैंने कर दिया किन से, दो से मिलकर के बना है तरंगाग्र WO2 प्लस O2A, है ना, इन दोनों से मिलकर के बना हुआ है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ हमें देखना है कि P2 पर तीव्रता किसके कारण होगी। तो पहले हम लेते हैं WO2, है ना, WO2 के कारण अनाक्षय बिंदु P2 पर तीव्रता, मैं यहाँ लिख देती हूँ तरंगाग्र WO2 के कारण क्या होना चाहिए, P2 पर तीव्रता। देखिए वैसे हम लोगों को पता है तीव्रता, या अभी आयाम ले लेते हैं, चलिए अभी ले लेते हैं आयाम। हमें पता है वैसे आयाम रिजल्टेंट कितना होता है, अगर मेरे पास में कोई तरंगाग्र है उसको मैंने अर्धावर्ती कटिबंध में विभाजित किया, जैसे ये मेरे पास में तरंगाग्र है, इसको मैंने बहुत सारे अर्धावर्ती कटिबंध में विभाजित कर दिया, तो यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है ना, ये सेंटर पॉइंट है, तो इससे मिलने वाला कुल आयाम कितना आता है, E0 इक्वल्स टू E01 माइनस E02 प्लस E03, और इस तरीके से हम आगे जाते हैं, है ना, N तक जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरंगाग्र को यहाँ से कट कर दूँ तो मेरे को मिलने वाला आयाम कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, कितना मिलेगा, इस सीरीज़ का हाफ मिलेगा। तो यहाँ पर अपने पास में क्या है, यहाँ तक का तो ये जो सर्कुलर डिस्क है उसने उस रोशनी को ढक लिया, उस लाइट को ढक लिया, और उसके बाद में इससे आने वाली इंटेंसिटी कैसी है, बहुत ही माइन्यूट है। तो O2 के रेस्पेक्ट में जो इधर वाला पार्ट है WO2, इधर वाला पार्ट की लाइट तो पूरी रुक गई, ये नीचे वाला पार्ट तो पूरा रुक गया, और ये ऊपर वाला पार्ट है कितना, WO2, ये पार्ट है WO2। तो इससे मिलने वाली जो मेरे पास में मिलने वाला जो आयाम है, इससे मिलने वाला जो आयाम है वो मेरे पास में कितना हो जाएगा, E01 माइनस E02 प्लस E03, और इस तरीके से, और इसका कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, हाँ देखिए अब अपने पास में ये एक्सप्रेशन जो है कितना आ गया, हाफ तो एज इट इज़ आ गया, और ये जो सीरीज़ है ये कितनी है अपने पास में, इस सीरीज़ का आंसर कितना आता है, E01/2 यही आता है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो है ये आपके पास में किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया E01/4। तो ये तो अपने पास में आयाम आया किसकी वजह से, तरंगाग्र WO2 की वजह से। अभी अपने पास में कौन सा बाकी है, O2A बाकी है, ये रह गया है, रिमेनिंग है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं तरंगाग्र O2 की वजह से बिंदु P2 पर मिलने वाली तीव्रता या आयाम कितना है। तो यहाँ पर अगर मेरे पास में ये जो O2 है, ये तरंगाग्र जो है, इसके अंदर अगर प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध आता है ना, इसको भी हम लिख लेते हैं क्योंकि आप लोगों को नोट्स बनाने के लिए लिखना भी ज़रूरी है ना। देखिए अब यहाँ पर तरंगाग्र, इसी में आप सेकंड पॉइंट डाल लें, तरंगाग्र O2A के कारण आयाम, है ना, आयाम। तो ये तो हो गई अपनी हेडिंग। अब यदि क्या होता है, तरंगाग्र O2A कितना ढक लेता है, प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध का फर्स्ट भाग ढक लेता है। जैसे अपने पास में ये है ना सेंटर पॉइंट O2, और ये अगर मेरे पास में प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध जा रहा है, ये प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध है। ठीक है, तो अगर मेरे पास में A पॉइंट यहाँ आता है तो ये O2A जो है ये वाला, अगर ये इसका हाफ पार्ट देता है तो मुझे जो तीव्रता मिलेगी वो कितनी मिलेगी, यदि मेरे पास में तरंगाग्र O2A
क्या करें, प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध, प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध के, है ना, आधे भाग को ढक ले या अर्ध भाग को ढक दे। तो आपके पास में कितना हो जाएगा, अगर आधे भाग को ढक दे तो इसकी वजह से जो इंटेंसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, पूरे से तो मिलती है कितनी, जो आयाम मिलता है वो E01, और हाफ आधे को ढक लेगा तो कितनी मिलेगी, कितना आयाम हो जाएगा, E01/2। अब कुल तीव्रता जो है इस कंडीशन में, कुल तीव्रता किस पर, या कुल आयाम लिखते हैं, पहले हम आयाम देख रहे हैं ना, कुल आयाम किस पर, बिंदु P2 पर। कुल आयाम कितना हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, कुल आयाम आ जाएगा अपने पास में कितना, पहले वाले से कितना आया था अपने पास में, E01/4, किससे, ये जो तरंगाग्र WO2 है। और अब अगर प्रथम आधे अर्धावर्ती कटिबंध को ढकता है तो कितना आ जाएगा, प्लस कर देंगे E01/2, एलसीएम ले लो 4, है ना, और यहाँ कर दिया मैंने E01, तो 4 से गया यहाँ पे 1 और यहाँ 2, तो कितना आ जाएगा, 1 + 2 3 E01/4। ये आ गई बिंदु P2 पर तीव्रता, है ना। अब ये आ गई, अब हम क्या करते हैं, इसी में हम सेकंड कंडीशन ले लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या लेते हैं कि यदि मेरे पास में तरंगाग्र O2A, है ना, क्या करें, तरंगाग्र O2A द्वितीय अर्धावर्ती कटिबंध के आधे भाग को ढक ले, है ना, ये ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये प्रथम को मैंने कर दिया यहाँ द्वितीय अर्धावर्ती कटिबंध के अगर आधे भाग को ढक ले, तो उस कंडीशन में तीव्रता आयाम जो है वो कितना हो जाएगा, E01, और E02 क्या है, उसके अपोजिट फेस में है ना। हम लोग, अगर आपको ये चीज़ ना समझ में आए तो मैंने लास्ट वाला जो मेरे वीडियोस चल रहे हैं उस सीरीज़ को आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास में दोनों तरंगाग्रों से आने वाले जो आयाम है वो परस्पर कैसे हैं, एक दूसरे के विपरीत कला में है, अपोजिट फेस में, इसलिए E01 - E02/2। तो यहाँ पर अपने पास में जो कुल आयाम है, ये कुल आयाम कितना हो जाएगा P2 पर, एक तो अपने पास में आएगा तरंगाग्र WO2 की वजह से, ये तरंगाग्र है WO2, इसकी वजह से आने वाला आयाम है E01/4, और अब ये तरंगाग्र जो O2A है, इससे आने वाला जो है अपने पास में कितना हो जाएगा, E01, मैं यहाँ कर देती हूँ -E02/2, है ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो पहले तो वही आएगा 3E01/4, है ना, और -E02/2, यही आएगा ना, हाँ यही आएगा, है ना। तो ये अपने पास में आ जाएगा। तो पहले मेरे पास में तीव्रता कितनी थी बिंदु P2 पर, पहले तीव्रता कितनी थी 3E01/4, और अब तीव्रता कितनी है -E02/2, मतलब पहले ज़्यादा थी और अब तीव्रता क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब जैसे जैसे अर्धावर्ती कटिबंधों की संख्या बढ़ेगी यहाँ पर, तो वैसे वैसे क्या होगा, तीव्रता का मान जो है P2 पर कम होता जाएगा, है ना, P2 पर कम होता जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक बार ये जो अपने पास में सर्कुलर डिस्क है, इसकी वजह से जो हमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा, जो हमें इन बिंदुओं पर तीव्रता प्राप्त हुई है, उसका हम एक बार ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। हाँ देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमें जो बिंदु पर्दे पर स्थित जितने भी बिंदु हैं, इन पर मिलने वाली तीव्रताओं के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये तो हमने लिया एक्स एक्सिस पर, ये जो पर्दे पर डिस्टेंस है, तो सपोज़ किया ये मेरे पास में सेंटर पॉइंट P है ना, जो सर्कुलर डिस्क है उसके अक्ष पर स्थित बिंदु P है। तो यहाँ पर अपने पास में हमें जो है कैसा मिला, दीप्त मिला। तो सबसे पहले हमने सपोज़ कर लिया कि मेरे पास में ये P पॉइंट जो है, इस पर मुझे ये दीप्त मिल गया, ठीक है।
अब हमने क्या किया, ये जो सर्कुलर डिस्क ए बी है, इसका जो पर्दे पर स्थित परिछाया क्षेत्र है वो कितना है, सी डी है। तो मैं ऐसा सपोज कर लेती हूँ कि एक पॉइंट मेरे पास में सी यहाँ है और एक पॉइंट मेरे पास में डी जो है वो यहाँ है ना, और दोनों पी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ से मुझे पता है कि पी से जैसे जैसे हम एकांतर क्रम में, पी से हम दोनों साइड जाएंगे तो हमें एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त फ्रिंज मिलेंगी, मतलब हमें प्रकाश की तीव्रता मिलेगी। तो यहाँ अपने पास में ये प्रकाश की तीव्रता हो गई, और इसको मैं थोड़ा सा वापस से बना देती हूँ। छी छी छी, कितना गंदा हो गया। देखिए ये है अपने पास में प्रकाश की तीव्रता के लिए सेंटर पॉइंट। तो यहाँ से मुझे प्रकाश की तीव्रता मिली और यहाँ प्रकाश की तीव्रता मिली, इसी तरीके से ये मुझे तीव्रता मिल गई। ठीक है, अब क्या है, ये जो सी डी क्षेत्र है ये ख़त्म हो गया। इसके बाद वाला जो क्षेत्र है इस साइड में और इस साइड में, ये दोनों इक्वल लेने चाहिए थोड़ा सा, है ना। एक मिनट, क्या ही हो रहा है आज तो डायग्राम में। हाँ देखिए, यहाँ पर अपने पास में अब ये जो सी डी क्षेत्र है इसके बाहर तो यहाँ लाइट मिलेगी और इस साइड भी मुझे लाइट मिलेगी, प्रकाश की तीव्रता मिलेगी। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से लाइट इंटेंसिटी बढ़ गई और मुझे यहाँ पर लाइट की पीक मिल जाएगी। लेकिन अब क्या होगा, हम सब जानते हैं जैसे जैसे हम प्रकाश स्रोत से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, डिफ्रैक्शन जो लाइट इंटेंसिटी है वो कैसी है, रिड्यूस होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे P2 पॉइंट जो है वो बाहर की तरफ जाता जाएगा, P से P2 पॉइंट और दूर होता जाएगा, तो इंटेंसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ से ये लाइट जो है ये कम हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा बना देती हूँ। देखिए इस तरीके से हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये है अपना डिफ्रैक्शन बाय सर्कुलर डिस्क। और आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसे भी आप कमेंट में बताइएगा। और अगर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है डिफ्रैक्शन की, जहाँ से आप डिफ्रैक्शन को स्टडी कर सकते हैं सीक्वेंस में। और यदि अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।